प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2024 के आम चुनावों के लिए एजेंडा तय कर दिया है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के 2 बड़े वादे, कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर वचन पूरा करने के बाद बारी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी। और भोपाल में पार्टी के एक कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस मुद्दे को मुसलमानों से जोड़कर कांग्रेस सहित विपक्ष पर चोट की। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सीधे मुद्दे पर आ गए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? लोगों से इस सवाल का मनमाफिक जवाब मिला तो पीएम मोदी ने संविधान की बात छेड़ दी। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने संविधान की दुहाई देकर हर बात का विरोध करने वाले विपक्ष पर इसी के जरिए निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में देश के दूसरे हिस्से के पार्टी कार्यकर्ता से भी वर्चुअली जुड़े थे और लखनऊ से रीना नाम की एक महिला कार्यकर्ता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विरोधी दलों के रवैये को लेकर सवाल पूछ लिया। मौका मिला तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने प्रधानमंत्री ने यूसीसी का गलत इस्तेमाल करने वालों को वोट बैंक का भूखा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पिछड़े पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर वार किया। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। बात निकली तो पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों से हो रहे भेदभाव के बहाने मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग पर भी निशाना साधा। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। जाहिर है आने वाले चुनावों में बीजेपी की कोशिश मुसलमानों के एक तबके को साथ लाने की है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने पसमानदा के साथ ही 3 तलाक जैसे मुद्दे पर भी बात की, जिसे मुस्लिम महिलाओं के हित में बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो उन्हें यूनिफॉर्म सिविल लॉ के तथ्यों के बारे में समझाएं, ताकि वो अपनी भलाई करने वालों को पहचान सके। यही नहीं, पीएम मोदी ने इसी नजरिए से वंशवादी पार्टियों पर भी हल्ला बोल दिया। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के बच्चों की भलाई के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील कुछ इस अंदाज में कर डाली। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। जाहिर है वंशवाद के बहाने प्रधानमंत्री ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विपक्ष की कई पार्टियों को घेरा। चूंकि प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर भ्रष्टाचार और वंशवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और इसीलिए विपक्ष के तमाम दल प्रधानमंत्री पर पलटवार करने सामने आ गए।
और विपक्ष को ये समझते देर नहीं लगी कि बीजेपी एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही यूसीसी जैसे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। इसलिए कांग्रेस ने काउंटर अटैक किया। You answer about the unemployment. You answer about the poverty. You answer about the price rise. चूंकि प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के साथ ही भ्रष्टाचार और वंशवाद पर भी विपक्ष की दुखती रग दबाई, इसलिए समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के तर्कों के साथ सामने आई। देश के प्रधानमंत्री जी से आज बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछा जा रहा है तो वो यूसीसी पर जवाब दे रहे हैं। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने पसमानदा मुसलमानों पर पीएम की चिंता को चुनावी बताकर बीते दिनों महाराष्ट्र में 2 मुसलमानों के मॉब लिंचिंग पर सवाल खड़े किए। 2 मुसलमानों को जो पसमानदा मुसलमान है 10 दिन के अंदर उनको मॉब लिंचिंग कर रहे गौरक्षक। जाहिर है बीजेपी ने जो चुनावी बिसात बिछाई है उसे तोड़े बगैर मिशन 2024 में मोदी को नहीं हराया जा सकता। बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव किया। 2024 में महागठबंधन बनाने की कोशिशों के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मुंबई में उद्धव गुट के शिव सैनिकों पर बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। दावा है कि उद्धव गुट के नेता उनके बांदा ऑफिस पर कार्रवाई से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने बीएमसी स्टाफ से बदसलूकी की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने शातिर बदमाश गुफरान को एनकाउंटर में ढेर किया। गुफरान प्रतापगढ़ का रहने वाला था और उस पर हत्या, लूट, डकैती समेत 13 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। पुलिस ने गुफरान पर 1,25,000 का इनाम भी घोषित किया था। दक्षिण 24 परगना के गांव रायदीगी के बीजेपी अध्यक्ष को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही गाड़ी से उतारकर पीटा। पंचायत चुनाव में टिकट देने को लेकर हुए विवाद के बाद कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से भारत के कई हिस्सों में इस समय हालात बेहद खराब हो गए हैं। आसमान से बरसी इस आफत से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग प्रभावित हुए हैं। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा तिनके की तरह टूटकर गिर पड़ा। जिस समय पहाड़ की चट्टान दरकी उस समय वहां कई लोग मौजूद थे जो समय रहते पीछे हट गए। इसी बीच पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। रास्ते पर पहाड़ का मलबा गिरते ही वहां चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, जिससे कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया और लोग दोनों किनारों पर फंस गए। हमारा नया NH बन रहा है, इस पर समले 2 के पास जो है लैंडस्लाइड हुई है, अभी वो क्लियर नहीं हुई है। आज शाम तक हमें उम्मीद है कि उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया था। लिहाजा प्रशासन ने मशीनों की मदद से पत्थरों को हटाकर वहां से लोगों के निकलने के लिए रास्ता बनाया। भारी बारिश और बादल फटने की घटना की वजह से हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी नुकसान हुआ है। बर्बादी की बारिश का सैलाब जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया, जिसकी एक तस्वीर मंडी के एक गांव से सामने आई, जहां बादल फटने के बाद वहां हर तरफ मलबा और कीचड़ नजर आया। इस तबाही में वहां पंचायत भवन की इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई, साथ ही आवाजाही के रास्ते भी बंद हो गए। वहीं मंडी के कई इलाकों में हुई लैंडस्लाइड से मुश्किलें और बढ़ गईं। यहाँ पर जो है ये पठानकोट नेशनल हाईवे है, यहाँ पर जो है सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। इसके साथ ही चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जाम लगा हुआ है। वहीं रास्तों पर घंटों तक फंसे पर्यटकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। शाम से रुके हुए हैं यहाँ पर मंडी में और बहुत परेशानी आ रही, काफी बड़ा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर खाने की प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक काफी है। बताया गया कि कुछ रास्तों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। उत्तराखंड के कई जिले भी कुदरत के इस कहर का शिकार हुए। भारी बारिश ने वहां न सिर्फ पहाड़ों की चट्टानों को खिसका दिया, बल्कि कई घरों को भी इससे भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी एक तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई है, जहां भारी बारिश की वजह से कुछ मकानों में दरारें पड़ गईं। इन दरारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां कोई भूकंप आया हो, जिससे पहले जमीन में दरारें पड़ी और फिर वही दरारें मकानों की दीवारों को तोड़ती हुई निकल गई। मकानों में आई ये दरारें इतनी बड़ी थीं कि जमीन से लेकर छत तक उसका असर साफ दिखाई दिया और ऐसा लगा कि मानो मकान कभी भी भरभरा कर गिर जाएंगे। आफत की इस बारिश की एक तस्वीर धारचूला से भी सामने आई है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसने भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क को भी बंद कर दिया। लेकिन इसे लोगों की मजबूरी ही कहा जाएगा, जो जान जोखिम में डालकर उस मलबे के ऊपर से आवाजाही करने को मजबूर दिखे। धारचूला में काली नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। Zee News।